बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुन रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें सोशल मीडिया पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको अवेयरनेस यानी कि आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी पैसा और जान दोनों महफूज बनाना। इसमें किस हद तक कामयाब हूँ ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, ये तो आप ही बता सकते हैं कि जनाब इसमें हमारी कामयाबी किस हद तक है। और अमूमन बाज़ दफ़ा आप लोगों के जो मैसेज भी है और डिटेल्स भी है वो थोड़ी आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी NCCIA ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 से 3 अरब रुपए की ऑनलाइन माली फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये मैं कोई नहीं कह रहा, ये बाकायदा हुकूमत की एजेंसी पलवेशा खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जहां पर कमेटी को मुल्क में कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के हवाले से रिपोर्ट या ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सवाल अभी अपने मेहमान से वैसे ही डाल रहा हूँ ताकि इस पे जब बात हो तो इस तरीके से गांव देहात के लोगों को लूटा जाता है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली के तमाम डेटा उनके पास होता है, फिर वो किस तरीके से उनको तंग करते हैं, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जनाब। फैमिली और दोस्तों से व्हाट्सएप के ज़रिए पैसे मंगवा लिए जाते हैं, तो वही जो मैं भी बात कर रहा हूँ उसी का हवाला इसमें भी दिया जा रहा है। सेनेट कायमा कमेटी को बताया गया है कि पाकिस्तान में 2 से 3 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड यानी कि वही जो तो चल रहा है जो मैंने पहले भी बताया, जिसमें कॉल सेंटर और इसके अलावा लेकिन 7 करोड़ 20 लाख की रकम का माली फ्रॉड हुआ और मुतअद्दिद FIRs भी रजिस्टर्ड हुई हैं। अच्छा, मसला ये है कि रजिस्टर्ड भी हुई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन होता क्या है कि रजिस्टर्ड होने के बाद इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही वो मामला ख़त्म हो जाता है। और एक हम TV क्लिप भी एक ज़माने में देख चुके हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें टैकल होती हैं। खैर जी, ऑनलाइन फ्रॉड और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर गैर मेयारी अशिया फ़रोख्त करना या फिर ऑनलाइन पैसे मंगवा लेना, दोबारा चीज़ ना भेजना या भेजना तो ख़राब चीज़ भेज देना, सब स्टैंडर्ड चीज़ भेज देना, ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारे साथ हो रही हैं। ये सब क्यों होता है, कौन करता है, और सबसे बड़ी बात है इसको करने के पीछे उनके कौन से ऐसे महरक़ात हैं जो छुपे हुए होते हैं जो शायद आम इंसान या आम सारिफ को नहीं पता होता। आज हम इसी पे बात करेंगे। और चूँकि आज जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है और पार्टनर हैं HM लॉ फर्म के मेरे बहुत ही अच्छे मोअज़्ज़ज़ दोस्त मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, चले बस जी। वकील ठीक रहे तो वो समझे सारे मामला ठीक है, क्योंकि वकील ने जाके अदालतों में पेश होना होता है और ख़ासकर जजेस के जो जिस तरह के कमेंट्स होते हैं तो मैं समझता हूँ जैसा खंदा पेशानी से आप लोग उनको सुनते भी हैं और फिर इधर आपका क्लाइंट यानी कि उसको भी, तो मैं समझता हूँ कि एडवोकेट लायर का एक बहुत ही खासकर आजकल तो बहुत ही कलीदी रोल है। जी बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ा सा सवाल भी आपकी तरह है, ऑनलाइन फ्रॉड जो है ये बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें, ऑनलाइन फ्रॉड में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बनाया गया है, जो उसमें ऑफेंसेस हो रही हैं सारी, एक तो बहुत ज़्यादा हो गया जी जी, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग पैसे पेमेंट लगा देते हैं बगैर वेरिफिकेशन के। मुख्तलिफ नए नए तरह के फ्रॉड आ गए, जैसे आपने बताया 63 जो है गैर कानूनी जो कॉल सेंटर जो है ना वो गिरफ्त में आ चुके हैं जी जी, मगर और कितने हैं ये किसी को भी आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि सारी बात है वो सुबह बैठते हैं और एक कॉल सेंटर में 100 200 बंदे हैं, तो समझे 1000 2000 लोग 20,000 लोग अपना कोई ना कोई नया जदीद आइडिया निकाल रहे हैं और जदीद आइडिया पे काम कर रहे हैं और लोगों से तरीके से पैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं से बैठ के भी काम किया जा सकता है, दुनिया भर इससे परेशान है। हाँ, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है ये मसले मसाइल, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये है कि कानून उस तरीके से वो अप्लाई नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कानून की भी डेफिनेटली सी बात है कि ग्रिप होनी चाहिए। और मुझे याद है कि मेरे ही प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची तशरीफ़ लाए थे, कराची विंग के आमिर नवाज़ साहब, और उनसे भी हमने पीका पे और दीगर बहुत सारी चीज़ों पर बात भी की थी और उन्होंने हमें इंश्योर भी किया था कि नहीं, हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। एनीवे, ये तो डिपार्टमेंट है हुकूमत के और उनका काम है कि आवाम को
को, सार्फिन को उनके हकूक़ या उनकी जो अगर परेशानियाँ उनको हल करना। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बहैसियत लॉयर आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं और ख़ासकर मैंने आपके साथ काफ़ी अरसे से दोस्ती भी है, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। आप कंज्यूमर के इश्यूज़ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपको इंटरनेशनली भी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है कि कंज्यूमर को आपने किस तरह, क्योंकि अमूमन केसेस आपके पास बाहर से भी आ जाते हैं। इस वक्त जो कंज्यूमर है, क्या वो कंज्यूमर कोर्ट से मुतमईन है? देखें, जहाँ तक रिलीफ की बात है तो कानूनी पेचीदगियाँ बहुत हैं। अक्सर लोग जो है ना वो इसमें फंस जाते हैं कि उनके पास एविडेंस नहीं होता या वो टाइमली कोर्ट से रुजू नहीं कर पाते, तो उसमें उनका जो केस है वो इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं हो पाता अदालत के सामने। तो उसमें जो है ना वो सारी बातें फिर वो कोर्ट उसको थोड़ा अलग तरीके से देखती है, क्योंकि देखिए ऑफेंस आपके साथ हुआ है, कोर्ट आपने जाना है, एफआई एजेंसी आपने जाना है। अब इसमें दोनों ही रेमेडी आ जाती है। अगर आप क्रिमिनल की बात करें तो एफआईए की आपके पास वो आ जाता है, पीका एक्ट आ जाता है पूरा, कि आप उसके ऑनलाइन फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी हुई है किसी किस्म की तो वहाँ आप अप्रोच करें। और अगर आपके पास सिर्फ लेन देन के हवाले से कोई आपसे अगर ग्रीवेंसेस हैं तो आप वहाँ परस्यू करें कंज्यूमर कोर्ट में। और बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है, टीसीएस से लेके प्राइवेट इदारे बहुत सारे हैं, प्राइवेट ब्रांड्स हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने पेनलाइज किया है और हाई कोर्ट ने तक उसकी सज़ा जो है ना बरकरार रखी है, जो भी फाइन एंड ऑफेंसेस हैं उसके। बेसिकली किसी भी हम कंपनी की बात नहीं करते, कोई भी चाहे वो कोरियर कंपनी हो, चाहे दीगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या कुछ भी हो, डेफिनेटली सी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा जिसका यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया था, तो उनको भी फाइन करना या उनको तब भी करना। फिर उसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं मैं समझता हूँ, लेकिन बात है एविडेंस की। अच्छा, एविडेंस है क्या, क्या एविडेंस होना चाहिए कि कंज्यूमर जब जाए कोर्ट में तो उसके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? देखिए, आपको कॉल आई है तो कॉल की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस होने चाहिए। अगर वो नहीं है, डिलीट ना करें इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मोबाइल लोग अक्सर चेंज कर देते हैं, मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है, एविडेंस आपके ज़ाय हो गए। आपके पास फोटो कॉपी में तो वो एविडेंसेस हैं या स्क्रीनशॉट में तो हैं, मगर इन प्रैक्टिकली जब वो आपको अदालत के सामने या आपको जो है ना इन ट्रायल आपको ज़रूरत पड़ेगी उन एविडेंसेस की, तो वो नहीं होंगे। तो एक ये गलती ना करें। दूसरा ये है कि जिस अकाउंट में आपने पेमेंट लगाई है वो थ्रू ऑफिशियल अकाउंट पे ही आप लगाएं। अमूमन कंपनी के अकाउंट्स या आप जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप कोशिश ये करें कि कंपनी के अकाउंट में पैसे लगाएं। लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली अकाउंट में इंडिविजुअल नेम से पैसे लगा लेते हैं, फिर जारी बात है फिर उसका फॉलोअप उस तरीके से नहीं हो पाता जो कंपनी अकाउंट्स का हो पाता है। अच्छा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर एक शख्स है उसने कोई प्रोडक्ट खुद परचेज़ की है किसी शॉप पे जाकर या ऑनलाइन परचेज़ की है, अब वो अगर वो प्रोडक्ट जो उसने सोच के परचेज़ की या उसकी जो फ्लायर पे लिखा हुआ था या उसको बताया गया था वो प्रोडक्ट वो नहीं है, अब अगर वो प्रोडक्ट वो नहीं है तो उसको उस वक्त क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि वो अदालत में पेश कर सके ताकि अदालत उस केस को आगे पोसो करे, उस जो भी केस है। और सेकेंडली उसके पास वो एविडेंस ऐसे होने चाहिए कि जैसे अभी आपने खुद भी फरमाया कि अगर वो उसके पास मोबाइल स्क्रीनशॉट है या चीज़ें वो भी महफूज रखे, लेकिन अगर उसने परचेज़ की है, अब वो उस अदालत जाने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि ताकि, और कैसे अदालत जाएगा, क्या पहले उस शख्स को अटेंशन करे या डायरेक्ट अदालत चला जाए? देखें, सबसे पहले ये है कि अगर कोई चीज़ उसने ली है फिर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के ज़िम्मे में आती है। अगर कोई ऐसी जो है ना क्लेम किया गया है उस एडवर्टाइजमेंट में कि ये चीज़ इस प्रोडक्ट में है, मिसाल के तौर पे अगर पावर बैंक ले लें, उस पावर बैंक में ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इस एम्पीयर की बैटरी है, जी। अगर वो नहीं है तो उसका एडवर्टाइजमेंट का जो ब्रोशर होगा वो होगा या उसका कोई किसी किस्म का पैक होगा या कोई ब्रोशर होगा वो संभाल के रखें। और अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है रसीद, दुकानदार रसीद देने का पाबंद है, कंज्यूमर एक्ट में लिखा हुआ है क्लियरली कि दुकानदार ने रसीद देनी है और आपने रिसिप्ट संभाल के रखनी है। और आप जब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है या जब भी आपका जो कंप्लेन रेज हुई है उसके 14 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस करें और नेक्स्ट 14 to 16 डेज के अंदर यानी कि विद इन 30 डेज आप जो है कोर्ट से रुजू करें जब भी आपका मसला खड़ा हुआ है। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप जो है वो 2-3 महीने, 6 महीने, 7 महीने का टाइम ज़ाया किए बगैर जैसे ही कोई पहला इंसिडेंट हुआ या पहला वाक़या हुआ है और अगर दुकान वाले से रुजू करें और वो हल करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप उसको लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस के बाद आप स्ट्रेट अवे उसको कंज्यूमर कोर्ट पे जो है वो रुजू करो। अच्छा, लीगल नोटिस वो खुद दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है।
उसमें अपने पर्टिकुलर डिटेल लिखे, सबसे इम्पोर्टेंट अपना मुद्दा बयान करे, वो इधर उधर की शिकायतें ना करे कि इसमें ये हो गया, इसमें यूँ आया, मैं क्लियर कट लिखे कि ये मेरा मुद्दा है, ये मेरी तकलीफ पहुंची है, ये आपकी एडवर्टीजमेंट थी, इसमें आपने ये क्लेम किया और ये इस चीज़ में ये स्पेसिफिकेशन या ये क्वालिटी है ही नहीं, और आपको जो है ना, मैं जो है ना, जो आपको चाहते हैं उससे, फिर आखिर में आप उससे मांगे कि आपको ये रिफ़ंड चाहिए या इसका अजाला चाहिए, या जिस भी किस्म की जो है आपकी जो है ना वो एक छोटी सी दरख्वास्त आप कह लें, वो बनाएं और दुकान वाले को साइन करके भिजवा दें। ये किसी कोरियर के थ्रू भेजते हैं? किसी भी कोरियर के तहत आप भेज दें इसको। बिल्कुल ठीक है जनाब। आपने अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ इस तरह का मसला हो जाता है तो आपने एक दरख्वास्त की सूरत में या एप्लीकेशन की सूरत में या कंप्लेन की सूरत में कि जनाब XYZ जो भी कंपनी है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उसको आप लिखें और उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि अगर आपके साथ जो भी मामला हुआ है उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये काम करना है और उसके बाद आपने वो संभाल लेनी है, वो जो रसीद है उसकी जिस कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं, ताकि वो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। सेकेंडली जो उनको आप भेज रहे हैं वो बेशक आपने जो असल है अपने पास रखें, उसकी फ़ोटो कापी करके भेज दें या फ़ोटो कापी अपने पास रखें, असल भेज दें, जो भी है, लेकिन रसीद साथ होनी ज़रूरी है। फिर आप 14 दिन के बाद अदालत पहुँच जाएँ, अदालत में जाकर बता दें कि जनाब हमने ये नोटिस भी दिया है, उसमें ये ज़रूर तैयारी करें कि अगर वो आपको वो कंपलसेट कर देता है तो 100% है कि फिर वो कहानी ख़त्म, यानी कि फिर तो आपका मसला हल हो गया। अगर नहीं होता तो फिर वो अदालत अपने तौर पे उनको बुलवाएगी और फिर उसके बाद जो भी तरीकाकार होता है अदालत का उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ें मैं चाहूँगा कि आवाम को, सुनने वालों को, जो आवाम इस वक्त आपको रेडियो पर भी सुन रही होगी, गाड़ियों में बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, इसके अलावा जो इस वक्त सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर देख भी रहे हैं, बल्कि इरफान सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इरफान साहब। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है पहले वो मैं कर दूँ जो कि मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जनाब, मैं गया उम्रे पे। अच्छा, जब मैं उम्रे पे गया तो मैं वापस आ रहा था, तो उसी दौरान मेरे आने से कुछ 2-3 दिन पहले मेरा एक फ़ेक अकाउंट बन गया। फ़ेक अकाउंट बना और अकाउंट बनने के बाद वो डिफरेंट लोगों को मैसेजेस, खासकर मेरे दोस्तों को उन्होंने किया। कुछ जो समझदार थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कहा यार ये फ़ेक है और इसको रिपोर्ट कर दो, ताकि कम से कम रिपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे जल्दी ये बंद हो जाएगा। खैर, मैंने भी रिपोर्ट भी किया, मैंने ईमेल भी डाल दी, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ टाइम लगता है। अब उसी दौरान उसने जब मैं एयरपोर्ट आ गया, यानी कि हम यहाँ आ रहे थे, तो उसने ये शकील बेग बनकर हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स को उसने टारगेट किया और उनको बताया कि जनाब इस तरीके से मैं फंस गया हूँ, पकड़ा गया हूँ और ये हो गया वो हो गया, अभी सिर्फ मुझे थोड़े से पैसे भेज दे ताकि मैं उससे निकल जाऊँ। 1,70,000 रुपये उसने मंगवा लिए। मंगवाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसने फिर मंगवाया, तो उस पर थोड़े फिर वो बाद में अटेंशन हुए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि देखिए यहाँ मुझे इंटरनेट की सहूलत नहीं है। अब आप सोचो उस टाइम क्या दिमाग काम नहीं करता है कि वो इंटरनेट के ही थ्रू उससे राब्ते में है, यानी कि वो मैसेंजर के थ्रू राब्ते में है। तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया, वो मैं बाद में बताता हूँ। इस तरह करने वाले लोग, फ्रॉड जो करते हैं, अवाम को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? देखें, सबसे पहले बुनियादी तौर पे कि आप अपना एविडेंस संभाल के रखें और कंप्लेन ज़रूर करें। जैसे आपने बताया इसमें फ्रॉड हुआ है, धोखेबाजी हुई है, इसमें कंज्यूमर कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बंदा जो है इटसेल्फ एक फ़ेक है। जहाँ और इसमें जो है आप साइबर क्राइम में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आप रब्ता करें, अपनी कंप्लेन सबसे पहले फ़ाइल करें, ऑनलाइन करें, TCS कर दें उनको, एक कॉपी कोरियर कर दें आप एक कॉपी, या जो है आप ऑनलाइन के पोर्टल में जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा लें। इनकी ऐप भी है, उस पर थ्रू जाके करवा दें। मगर सबसे बुनियादी जो काम आपके करने का वो ये है कि आप एक कंप्लेन दरख्वास्त लिखें और उसको जो है ना फाइल करें टाइमली। अच्छा, टाइमली कर दें। जैसे मेरे वाले केस में हुआ, तो जब मैं आया तो मुझे उन्होंने बताया, मैं एयरपोर्ट पे ही था जब मुझे बताया कि ये वाक़या हो गया है। जब मैं कराची पहुंचा तो मुझे लेने भी आए, तो वहाँ पर जब मुझे बताया गया तो फिर उसके बाद हमने उसको FIA में मैं खुद गया हूँ, जाकर हमने एप्लीकेशन जमा कराई है। 29 जुलाई को कराई है। आज हम सितंबर में खड़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये भी पता है कि वो पेमेंट किस बैंक में गिरी है, यानी कि उन्होंने दी है वो किस बैंक में गई, बैंक पंजाब में है। अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो ये कितने दिनों में FIA इसको टैगल करती है और कितने दिनों में हालांकि मेरी नज़र में तो ये टोटल 2 से 3 दिन का काम है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और अक्सर लोगों का सवाल यही है कि हम कंप्लेन कर देते हैं और हमारे कोई पुरसाने हाल नहीं है। पास तो आपने खैर 2 महीने बताए, बाज़ों को तो साल हो गए इंक्वायरी में। SOP में यह है कि उन्होंने 90 डेज़ के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी क्लोज करनी है। अब जो भी रिजल्ट है उसके देने, इदारे को नोटिस करने, वो करने। अब ये क्योंकि डिपार्टमेंट में आपको पता है सुस्त रवि से काम हो रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग होते जा रही हैं, और साल 2 साल तो कहीं नहीं लग जाता। बिल्कुल आपने सही कहा है, 3 दिन का काम है। लेटर कम से कम एप्लीकेशन की ड्राफ्ट करके उस
कंसर्न इदारे को या जो भी पीछे बैंक है उसको कम से कम अरसाल कर दें और उससे डिटेल लें कि ये कौन सा अकाउंट था, किसका अकाउंट था। फिर जारी बात है, फिर उसके बाद आपकी जो भी इंक्वायरी है वो फर्दर प्रोलॉन्ग करेगी, मगर इनिशियल स्टेज में जो इनके करने का काम है नोटिस वो तो टाइमली करने हैं इन्होंने, बिल्कुल टाइमली करने। और इस पे मैं चूंकि साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर इसी सीट पे बैठे हुए थे आमिर नवाज साहब, जब मेरी उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त लोड भी बहुत है और इसमें कोई शक नहीं है लोड होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि अवाम सार्फिन आप तक पहुँचें। जब वो पहुँचते हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनका वो केस जो भी है जिस तरह का भी है उसको रिजॉल्व होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अभी जो मैं अपने वाले केस है, जो मेरे वाले केस में है, ये तो सिंपल सा केस है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वो पेमेंट ऑनलाइन एक फलाम बैंक में गई, आखिर वो किसी शख्स के अकाउंट में गई, जिस शख्स के अकाउंट में गई कम से कम वो बैंक से फौरी तौर पे उस अकाउंट को सीज करना चाहिए ताकि वो बंदा पैसे भी नहीं निकलवा सकेगा। और फिर उसके बाद अब तो पता नहीं वो पेमेंट निकल कर कहां से कहां चली गई होगी, लेकिन चूंकि FIA के पास पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल्ड है, पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग, बल्कि बैंकिंग भी इनका FIA का एक सर्कल है, तो इस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा स्पीडली कर लिया जाए। और चूंकि आजकल ज़माना जो है वो सारा कंप्यूटराइज्ड है और सारी चीज़ें बड़ी स्पीडली होती है, तो अगर इसको उस तरीके से लेके चला जाए तो कम से कम एक इस तरह का ये केस अगर रिजॉल्व जैसे ही होगा तो डेफिनेटली आज हम बात कर रहे हैं कि इसे रिजॉल्व करवाने की, कल हम बात कर रहे होंगे कि जनाब कितनी स्पीडली FIA ने ना सिर्फ इसको टैकल किया, टैकल के बाद इसको रिजॉल्व भी करवा दिया। जनाब प्रोग्राम के आगे भी बढ़ते हैं। जनाब आबिद अमीर साहब हैं फेसबुक पर, अस्सलाम वालेकुम मेज़बान यानी कि मुझे और मेहमान सर, खुश आमदीद, आप मुस्कुराहटों के साथ आपको कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि आप बिल्कुल मैसेजेस कर सकते हैं, अगर कोई सवाल आपके जहन में वो भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल जो भी आपका हो तो उसका जवाब भी हम ले सकें। अच्छा, एक कॉल लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। सर यूसुफ चौटा किमाड़ी जी यूसुफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं मेहमान को सलाम भेजता हूँ, वकील साहब को। जी जी वालेकुम सलाम जी। और वकील साहब से एक मेरा छोटा सा एक सवाल है। जी जी। तो ये जब ये तलाक वाला मसला आता है, बंदे जो है कोई लेडीज जाके तलाक का वो करती है, दाखिल करती है केस कोर्ट में, खुला, तो वो नोटिस जो निकलते हैं वो नोटिस उन मालिकों के पास नहीं पहुंचते हैं, जो असल मालिक है उसके पास नहीं पहुंचते, बीच में ही वो फाड़ के फेंक देते हैं। वो 3 नोटिस 4 के बाद जो है वो उसको तो पता ही नहीं होता है, और उसके अलावा जो है उसका तलाक हो जाता है। मेरे को इसकी समझ नहीं आ रही है, बाद में पता लगता है बोला भाई ये तो हो गया, लेकिन उसकी साइन भी नहीं है। ऐसे बंदे भी आए हैं हमारे पास, तो बोला यार हमने तो साइन भी नहीं किया, मेरे को नोटिस भी नहीं मिला है, और उसके बावजूद भी तलाक हो जाते हैं। तो मैंने बोला अभी चलो, हम तो अनपढ़ है भाई, हम तो ड्राइवर है, लेकिन ये है हम बैठते हैं बातें सुनते हैं, कहीं हमारे पास ऐसे बैठ गए तो हम एक ये सवाल रख देंगे। चले आपको जवाब लेते हैं। वैसे तो फैमिली कोर्ट का इशू है, लेकिन चलें पूछते हैं, कोई अगर जो भी आपको जवाब होता है देते हैं। सुनते रहिएगा प्रोग्राम को। देखें, इसमें जो सीधा सा सवाल है, जो डिलीवरी हुई है नोटिस की, उसकी रिपोर्ट मांगी जाए, और रिपोर्ट तो पहले देखी जाए कि किसी ने घर में कोई रिसीव तो नहीं कर रिसीव करके रख तो नहीं लिया, एक इस तरह का देख लें। फिर देखें खुला जो है ना वो एक तलाक काउंट होती है, और विद इन टाइम ये तो देखें अगर खातून घर से चले गई हैं तो कुछ ना कुछ रेमेडी तो इन्होंने भी लेनी है, कॉन्जुरल राइट्स हैं इनके दिए हुए। अगर जो है ना वो मिसेस चले गई हैं और 2-3 महीने घर नहीं आ रही हैं तो भी फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हाँ, नाराज़ होकर ये अलग बैठ गए, वो अलग बैठ गए, तो फिर जारी बात है, फिर इस तरह की जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर रिश्ते में और हर जगह होती है। तो सबसे करने का इनका जो काम है, या तो ये कोर्ट से रुजू करें, कॉन्जुरल राइट्स की एप्लीकेशन दें, मिसेस को वापस बुलाएं, अदरवाइज रिपोर्ट दे देखें, और रिपोर्ट देखने के बाद कंसर्न अदालत में चैलेंज करें इसको। जनाब ऐसे ही है। और दूसरी बात एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ आपकी, और अगर खातून नहीं रहना चाह रही है ना, इसका कोई हल नहीं है हमारे कानून में। अगर वो नहीं रहना चाह रही तो कोई ऐसी रेमेडी मौजूद नहीं है कि आप उनको वापस अपने घर पे ले आए, ये उनका राइट है, एक पाकिस्तानी कानून ने उनको राइट दिया हुआ। वो भी है। दूसरी बात ये है कि जब ये नोटिस आते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो UC चेयरमैन होता है उस वहाँ पर भी आते हैं नोटिस, वो होता है। फिर उसके बाद बाकायदा UC चेयरमैन के जो सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पर, वो बाकायदा रिपोर्ट बनाकर अदालत को भी भेजते हैं कि जनाब उन्होंने दोनों को बुलवाया था। ये रिसेंटली एक ह्यूमन राइट्स का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं गया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, तो वहाँ पर मौजूद वकील जो फैमिली कोर्ट के थे उन्होंने ये बात बताई कि जनाब जब वहाँ
जाता है तो फिर वहाँ पर उन दोनों को भी बुलवाया जाता है। वहाँ पर फिर वो यूसी चेयरमैन हो या पता नहीं यूसी कमेटी होती है, वो इसको डिसाइड करती है कि हाँ जनाब इनको तलाक खुला, दोनों को टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम में बता दें कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो फिर अदालत भिजवा दिया जाता है, जो भी तरीकाकार होता है। खैर सच्ची बात यह कि अगर औरत नहीं रहना चाहती तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए तो जनाब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इरफान सलीम साहब क्या पटाकर जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी आपके खूबसूरत से रिमार्क्स का। कॉल एक और लेते हैं, सुनते हैं क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद खान साहब, मेहमान गिरामी को तो खुशामदीद कहूँगा जनाब जी। और अभी एक हफ्ता हो गया है तकरीबन, तो वो छोटी बच्ची की पढ़ाई के लिए मैंने एक टैबलेट लिया, उसकी कीमत थी 7,000 ना जी जी 7,000 रुपए जी। अब वो ये जब मैं घर लाया हूँ तो उसमें न यूट्यूब आ रहा है न फेसबुक आ रहा है। मैंने उस बंदे से राब्ता किया, कायदाबाद में उनकी शॉप है, तो वो कह रहे कि जी ये तो बिक गया, तो हम इन चीजों को नहीं वो एक्सेप्ट कर। मैं कहा मैंने तो आपको कहा था कि ये छोटी बच्ची है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमें ये चीज चाहिए, और आपने कहा था कि ये इसमें सब कुछ है, और इसे तो मैंने तकरीबन शॉप से दिखा दिया, कोई चीज नहीं आ रही। आप रिटर्न कर रहे या आप हमें रिप्लाई में जो है ना कोई और दे दे, भले अगर मजीद और अमाउंट चाहिए, वो महंगा है तो वो भी दे। आपने उसकी रसीद, वारंटी का रसीद, दुकान की वारंटी कार्ड, ये सब लिया हुआ है आपने उसका? जी जी रसीद दिया हुआ है, वारंटी कार्ड नहीं था, रसीद था। शॉप की रसीद है जी। चले वकील साहब से बात करते हैं, जवाब लेते हैं, आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम। ठीक, ओके, अल्लाह। ये जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट से मुतमईन नहीं है। जो भी इनका क्लेम था बिल्कुल सही है। ये अपने क्लेम में जो इनका इशू है, लीगल नोटिस सबसे पहले दुकानदार को दें, उसमें ये सारा मुद्दा बयान करें, कितने की ली थी, कब ली थी, ये डिफाइन करें, और उसके बाद जो है ना वो क्या चाहते हैं, वो दुकानदार से रिफ़ंड चाहते हैं, वो लिख के भिजवा दें। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो एज़ यूजुअल फिर आप कोर्ट से रुजू करें और कोर्ट में इनको ले जाएं, कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। जनाब आपने सुन लिया कि यहाँ वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वकील के भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जा सकते हैं। पहले एक नोटिस जो है आप उस दुकानदार को कर दें, कोरियर कर दें, उसका एड्रेस देखें क्या है, और रसीद की कॉपी फोटोस्टेट करके वो भी साथ लगाएं, और जो प्रॉब्लम है वो लिखकर उसको कहें कि अगर ये आप कर देते तो ठीक है, नहीं तो मैं अदालत जा रहा हूँ। तो अगर वो आपकी चीज़ आपको रिफंड कर देता है या उसकी जगह दूसरी दे देता है तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके आबिद अमीर साहब है, आपसे हर बात कर रहे हैं जो मैं से 70% लोगों को पता ही नहीं है अपने हकूक़ और राइट्स के बारे में। जनाब पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि ताकि पता चल जाए, ताकि जो लोग लुट रहे हैं या जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है कम से कम हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, मैं मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नवाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके मेहमान को भी सलाम वालेकुम। आप इतनी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हो हम लोगों को ना, जी जी, हम लोग कुछ इससे सीखने का मौका मिलेगा। सर मुझे एक मसला था, मेरे पोस्ट का एक इंतकाल हो गया, उनका बेटा मुझे कुछ पावर दे रहा है, बोलता है मेरी जगह पे तुम जाओगे कोर्ट पे, तुम्हारा एनआईसी लगेगा, इससे कोई मसला तो नहीं होगा? किस चीज की पावर दे रहा है? सब पहले तो केस क्या है, किस चीज पे आपको दे रहा है वो पावर? केस ही उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, बोर्ड का वो चेयरमैन के लिए ना, वो उनका आपको कुर्सियों हुए चक्कर में लगे हुए आपस में, वो मतलब मुझे बोला मेरी जगह पे केस तुम लड़ो, आप अगर अपनी तरफ से पावर तुम्हें दे रहा हूं। देखिए, अगर वो पावर आपको दे रहा है, आपके पास कारोबार में फुर्सत बहुत है, टाइम बहुत है, आपके बच्चे घर में खुद कफील हैं, तो आप समझते हैं कि आपके पास फारिग है, तो बिल्कुल जाके लड़िए। ये तो एक सादा सा मैं जवाब दे रहा हूँ, बाकी वकील साहब से पूछते भी। वो तो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे कोई मसला तो नहीं होगा। ये भी आपको पूछते हैं सर से पूछते हैं। जी हसन साहब, देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाह रहे हैं इनको, ये अदालत जाएंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे, फिर जो अदालत जब बुलाएगी तो ये आ जाएंगे, एविडेंसेस पेश करेंगे, फिर एक जुरा होती है, जुरा में ये अपने उस मुद्दे को प्रेजेंट करेंगे। जो भी फाइल है, जो भी एप्लीकेशन है, वो पढ़ लें, मुद्दा पढ़ लें, उसमें देख लें झूठ गलत सलत कितना है, और उससे इज्तनाब करें, और
बेहतर समझते हैं तो बिल्कुल कर लें, ये एक रेगुलर काम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस ये है कि वो लीगल होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, और जो चीज़ आप फाइल कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, आपको पता हो, ऐसा ना हो कि पता चले कि आप खुद किसी भंवर में ना फंस जाएं, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब कहते हैं सर ये कंज्यूमर कोर्ट्स पर अगर हम जाएं तो कोई चार्जेस हैं नौकरी वाले शख्स के लिए? काफ़ी मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बहुत आसान सा है, बस फोटोकॉपी का जो खर्चा है वो होना है, और कंज्यूमर कोर्ट की कोई फीस नहीं है किसी किस्म की। वकील भी आपने नहीं करना, लीगल नोटिस फाइल करना, एक जो मामूली खर्चे होते हैं, खराजात होते हैं, वो हैं बेसिक से। बिल्कुल जनाब, कोई ख़र्चा नहीं है और आप बग़ैर उसके जा सकते हैं। और कोई मैं एक दो जजेस को जानता हूँ, खैर अब वो वहाँ से चले गए। आप यकीन करें वो वकील की जगह वो खुद ही समझाते थे कि यूँ नहीं यूँ कर लो, एप्लीकेशन तक लिखना सिखाते हैं, वो तो इतना गाइड करते हैं वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं बाकिर रजा बोल रहा हूँ। बाकिर रजा साहब जी, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने फेसबुक पे ना एड देखकर मेडिसिन परचेज की थी 12,000 रुपए की। किस चीज़ की? तो जब वो कोरियर सर्विस वाला लेके आया तो उसने कोई मुझे रसीद नहीं दी थी कोरियर सर्विस की, बस वो साइन करवा के पैसे लेके चला गया। तो अब तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वो दवा वैसी नहीं थी, अब मैं फेसबुक पे देखी सके नहीं, तो क्या करना चाहिए? बेचना बंद करना है। मैं पूछ लेता हूँ, मैं एडवोकेट साहब से पूछते हैं कि वो बताते हैं कि आपको रहनुमाई करते हैं कि क्या है, फिर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। सुनते रहिएगा प्रोग्राम को। एप्लीकेशन देखें, सॉरी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो भी वो मंगाई है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने मंगाई है, वो ब्याज मंगाई है, फेसबुक मंगाई है, उसमें इनके पास जो है ना वो डिटेल्स होंगी ऑलरेडी मौजूद, किस अकाउंट में लगाया, कब ऑर्डर किया था, कब पैसे थे, इलेक्ट्रॉनिक भी कोई ना कोई रसीद आई होगी। और वही वाली बात है कि इस पे सारे वो लीगल नोटिस पे बयान करें अपना मुद्दा, और उसमें ये भी लिख दें कि फिजिकली कोई इनवॉइस हमें कोरियर की तरफ से नहीं मिली गई थी, उन्होंने डिमांड की है, नहीं की। डिमांड बेसिकली इनको करनी चाहिए थी। कहते कि कोरियर वाले कहते हैं हमें नहीं देते, और हकीकत है कोरियर के पास रसीद नहीं होती है, वो सिर्फ उनका पेमेंट एक बंदा ले रहा है ना, बुनियादी सवाल है। देखिए कोई भी आपसे पेमेंट ले रहा है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, आपका इनवॉइस मांगने का राइट है। आप प्रोडक्ट वापस कर दें, एक दो दफ़ा करेंगे सारे, उसके बाद जो है ना जो भी पेमेंट मांगने आएगा सबसे पहले इनवॉइस देगा, क्योंकि देखिए आप पेमेंट दे रहे हैं और इनवॉइस आपका बुनियादी राइट है। आप किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं पेमेंट? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, आपका बुनियादी राइट है कि आप उनसे रसीद यानी कि इनवाइस रिसिप्ट ये लाजमी लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अगर सोशल मीडिया पे जब कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर रखा करें। और तीसरी बात ये है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, खासकर मेडिसिन की बात करूँगा, तो खुदारा कोई ऐसी अदवायात ना ख़रीदें कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो और पता चले कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या उसका रिव्यू ज़रूर पढ़ा करें कि उसके अंदर नीचे बाकायदा रिव्यू होता है कि जनाब ये क्या चीज़ है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि आपने अगर वो चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ की जो सोशल मीडिया पे होता है, बाकायदा वो जब आप परचेज़ करते हैं तो वो उसी वक्त वो आपको एक जो प्रॉपर जिनकी जो सेल कर रहे हैं वो एक उसी वक्त आपने अगर ईमेल आईडी डाली है तो उस पर उनकी डिटेल्स आ जाती है, या फिर अगर व्हाट्सअप हो तो व्हाट्सअप पे आता है। और अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसकी डिटेल कहीं भी नहीं आती। तो पहले तो कोशिश करें, जितने भी सुनने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि खासकर अदवायात के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये खुदा ना खास्ता आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो जाए ना, फॉर्जरी हो जाए, जहाँ किसी किस्म का कोई धोखा हो जाए, जी। तो पीका पे भी कंप्लेन करें। मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, जब आपका कोई लेन देन का मामला होता है, जारी पीका से मुराद एफआईए। जी बताइए। एफआईए आप जाएं, और जब धोखाबाजी हो तो एफआईए जाएं, और अगर वैसे कोई लेन देन का तनाज़ा है तो कंज्यूमर कोर्ट जाए। और बात केस में आप दोनों जगह जा सकते हैं। हाँ, एफआईए में सिर्फ ये देखना है कि इंक्वायरी आपकी 90 डेज में क्लोज होनी चाहिए, और जब भी आप वहाँ जाएं तो वहाँ एक रजिस्टर पड़ा होता है साइड में, तो कम से कम अपने नाम की एंट्री ज़रूर करें कि कब आप आए थे, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारा एक रजिस्टर में मैनुअल करें, ताकि कल को इंक्वायरी ऑफिसर या कंसर्न ऑफिसर ये ना कह सकें ये साहब तो मेरे पास आ ही नहीं रहते, तो लिहाजा वो 10 महीने 12 महीने के बाद इंक्वायरी क्लोज कर दें। और 90 दिन के अंदर अंदर उनसे कोई रिपोर्ट मांगे जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है, कंक्लूजन की तरफ जा रही है या कंक्लूजन की तरफ जा ही नहीं रही, बीच में पेंडिंग पड़ी हुई है। और जब टाइम मिलेगा साहब को तब वो जो है एक लेटर या जो भी है वो आगे इदारे को लिखेंगे। ये देखना चाहिए इदारे को, एफआईए को, कि कितने महीने। देखिए एप्लीकेशन तो नो डाउट बहुत है, अगर 4 साल रख के बैठ जाए, 5 साल रख के बैठ जाए, जारी बात है जो 2000 की वो जो है अपने एप्लीकेशन वो 20,000 पे पहुँच जाएगी, 20,000 2 लाख पे पहुँच जाएगी। ये देखें कितने महीने फाइल हो रही है
और कितनी क्लोज हो रही है, डिस्पोजल क्या है। असल सवाल तो आम का ये है कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल इस वजह से है कि कोई पार्टी नहीं आ रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि वो पार्टी चक्कर लगा लगा के थक जाती हैं और 10 महीने 12 महीने 1 साल के बाद जब 2-3 महीने फॉलोअप छोड़ देती हैं तो इंक्वायरी ऑफिसर सिंपल सी रिपोर्ट लगाता है चूँकि पार्टी नहीं आ रही थी तो लिहाजा हमने केस क्लोज कर दिया। जो कि मैंने देखा अमूमन जो है ना वो एप्लीकेशन इसी तरफ ही जा रही हैं कि कंप्लेनेंट, ऐसा कैसे हो सकता है, कंप्लेनेंट आएगा, एविडेंस जमा कराएगा, नोटिस निकलवाएगा और उसके बाद, मगर ये है कि वो फॉलोअप नहीं करता, सिर्फ उसका जो है ना कसूर ये है। बिल्कुल फॉलोअप नहीं करता। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं अभी आपको मोबाइल पे भी दिखा सकता हूँ जो मेरे पास है, बकायदा एक FIA जब आप कोई चीज़ जमा कराते हैं तो उसको रिसीप्ट करके आपके हवाले करता है, जिसमें वो बकायदा काउंटर नंबर होता है, उसके ऊपर उनकी उसकी टोकन नंबर भी होता है, सारी चीज़ें वो देते हैं ताकि आपके पास वो रहनी चाहिए। एक कॉल और लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्या मशवरा मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? मैं मंसूर अशरफी बोल रहा हूँ, गार्डन। जी मंसूर अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है। मैं सुन रहा था, मेरा वकील साहब आएंगे, जरा मेरा इत्तफाक हो है कोर्ट पे जाने का ना, तो एक हमारे दोस्त हैं वकील, उनके पास में गया था बिल्डिंग में ना। जी जी। तो वहाँ पर मैं ये देखा मैंने वहाँ पर कि वो निकाह कर रहे हैं, वहाँ पर ना कमरे बनाए हुए उन्होंने, ऑफिस बनाए हुए अपने। और मैं ये वकील साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ इनकी क्या अहमियत है, हो जाते हैं ये निकाह, यानी वो खुद ही वकील बने हुए, खुद ही वो निकाह खां बने हुए, सारे वो काम खुद ही करके दे रहे हैं। तो मैं एकदम हैरान होया, उन्होंने दुकानें चमकाई नहीं है, तो यार ये क्या है, मैं तो समझता था कि पता नहीं जज के सामने खड़े होकर निकाह पढ़ाते होंगे, तो वहाँ पर तो जो है ऑफिस बनाए हुए उन्होंने। चले तो ये इतना जाना था कि क्या अहमियत है और क्या हो जाता है और कितना खर्चा आता है इसके अंदर अगर रेल है तो। जब आपने इतना सब देख कर आए तो खर्चा नहीं पूछा आपने उनसे? छोटी सी खर्चा वो मैंने पूछा था, तो मैं जब देख रहा हूँ ना, कोई बोल रहा है 10,000, कोई 15,000, वो स्टाम्प कागज कितने का लगा रहे हैं, वो 200 रुपए का लगा रहे हैं। चलो ठीक, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो साहब हैं ये थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे चीज़ को मेरे ख्याल में। देखिए निकाह तो निकाह ख्वाह ही पढ़ाएगा, वो तो कोई दो राय है नहीं, रजिस्टर्ड होगा जो भी निकाह पढ़ाएगा। दूसरी चीज़ उसमें ये होगी, कोर्ट में नहीं होता ये काम। कोर्ट के सामने जो ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज जिसे कह लें, वहाँ ये निकाह ख्वाह को बुला के और ये निकाह करा दिया जाता है। तो कि निकाह तो देखें कानून के हिसाब से ही हो रहा है, कानूनी पेचीदगी जो भी है वो फॉलो की जा रही होगी, रजिस्टर्ड होता है, विटनेस भी होंगे, विटनेस के शनाख्ती कार्ड भी होंगे, जिस निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाया होगा उसका शनाख्ती कार्ड भी नंबर होगा, कोई ना कोई उसके पास सर्टिफिकेशन भी मौजूद होगी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है जी सर, हम मज़दूर हैं, मज़दूर और लेबर और नौकरी पेशा लोग हैं, इनके लिए क्या कंज्यूमर कोर्ट के पास मतलब रिटायरमेंट, कोई हादसा या फिर दुख तकलीफ में अपने अदारे से किस तरह रिलीफ ले सकते हैं? देखिए इदारा कौन सा है पहले ये देखना है, प्राइवेट है या सरकारी है। अगर प्राइवेट है तो फिर सूट पे जाना है इन्होंने, नहीं प्राइवेट है, और अगर सरकारी है तो सर्विस ट्रिब्यूनल जाना है। तो ये कंज्यूमर कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, FIAP का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा शकील साहब, एक वही बात वहाँ से कनेक्ट कर दें, जब भी FIA के कभी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए, एक डेटा ज़रूर आपने लेना है, वो ये लेना है कि महीने में कितनी एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी पेंडिंग हुई हुई हैं, डिस्पोजल रेट क्या है, डिस्पोजल रेट का जो उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती है, मतलब कंप्लेनेंट कितनों में नहीं आ रहे, 90% में कंप्लेनेंट नहीं आ रहे और 10% चल पड़ती हैं। तो वो आपने थोड़ी सी इसमें जो है ना ये एक बिल्कुल हम बल्कि आप ही के प्रोग्राम के तवज्जो से भी FIA के सामने ये सवाल रख देते हैं और कोशिश करेंगे कि ये सिंध पुलिस FM 88.6 इसके ऊपर काम भी करेगा और हम लेकर, जाहिर सी बात है कि एक अच्छी चीज़ आ जाएगी कि जनाब इस वक्त कंप्लेन कितनी आई, डिस्पोज कितनी हुई, प्लस आप सबसे बड़ी बात ये कि कंप्लेनेंट तो आप तक पहुँच गया और कितने अरसे में उसको रिजॉल्व कर दिया गया, ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई इंक्वायरी। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट का मतलब होता है सार्फिन की अदालतें। सार्फिन वो होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं, पैसा देते हैं, वो कंज्यूमर कहलाता है। इसलिए इस अदालत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो आबिद अमीर साहब आप बात कर रहे हैं ना, आप इसके लिए सेसी जा सकते हैं।
सेसी से यहाँ मेरे पास 2 मरतबा गेस्ट भी आ चुके हैं। सेसी जो है वो इस तरह के प्राइवेट इदारों को रजिस्टर्ड करता है ना। अगर उसके मुलाजिम वहाँ पहुँच जाए कि जनाब हमें कोई हकूक़ नहीं मिल रही या हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो नीपा पर इनका दफ्तर है, आप सेसी से रब्ता करें, वहाँ कमिश्नर बैठते हैं उनके, तो ये ज़रूर आपका मसला वहाँ हल हो सकता है। तो इसके अलावा बलूचिस्तान सोबतपुर से भी इस वक्त प्रोग्राम को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। जनाब नज़ीर खोसो साहब हैं जो बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, एक सिंध गवर्नमेंट का एक अदारा बना हुआ है जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अच्छा, जिस तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड बनी हुई है इसी तरह अथॉरिटी बनी हुई है। ये इस वक्त जो इनके डायरेक्टर जनरल है अभी न्यूली आए हैं और जनाब बड़े एनर्जेटिक मुझे लगे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि जनाब वो कुछ करना चाहते हैं, और जो उनसे मेरी थोड़ी देर जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस भी की और ख़ासकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से बात की। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो अदालत नहीं जा सकता बंदा, वो कुछ समझता है, तो वहाँ पर भी जा सकता है। और मैंने खुद भी कुछ केसेस उधर भेजे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में और वो बड़े रिजॉल्व भी हुए हैं। बैंक के भी केस मैंने भेजे, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के केसेस भेजे। एक हमने बिल्डर का केस था, वो पैसे भी उन्होंने रिफंड करवा के दिए। तो आवाम को शायद पता नहीं है, इनका भी दफ्तर इत्तेफाक से नीपा पे ही है, ये वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी कंज्यूमर के लिए दरवाजे खुले हुए हैं उनके। जी बिल्कुल, इदारे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं इदारे। और अब वही वाली बात है कि अगर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट का दरवाज़ा देंगे, सबके लिए खुला हुआ है। कोर्ट देंगे, सबको सुनेगी, सबका एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और जो भी है वो एक डिटेल जजमेंट देगी। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट है, लोगों का अजाला होता है, बिल्कुल है, ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं, बाज़ जो है ना ऑफिसेस बने हुए, जैसे SECP वाले जो कंपनी रजिस्टर्ड है प्राइवेट लिमिटेड, तो वो लेते हैं कंप्लेंट। बिल्कुल एक फोरम मौजूद है, अप्रोच ज़रूर करना चाहिए, उधर अप्रोच करना चाहिए। और दूसरा ये भी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जब वो केस अगर कर रहे होते हैं और उनको नज़र आता है कि ये केस अब इसको अदालत जाना चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो खुद ही वो अदारा वो उस केस को मौजूद अदालत के पास लेके चला जाता है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट लेके चला जाता है। यहाँ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप सार्फिन के जो भी इशूज़ हैं वो बजाय इधर उधर भागने के आप इस अदालत ज़रूर चाहें, क्योंकि वरना होता क्या है कि अदालत के पास केसेस नहीं होते, तो फिर वो अदालतें जो है ना आस्ते आस्ते, जैसे पंजाब में अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं कंज्यूमर कोर्ट्स। नहीं एक्टिव है पंजाब में, नहीं चल रही है, अभी खत्म, जुरिसडिक्शन मौजूद है, अभी ख़त्म की कि ये किसने की? ये तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीना पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट की पूरी पंजाब हुकूमत ने उनको वो कर दिया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी इस वक्त ये मौजूद अदालतें काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए, हमें इन तक पहुँचना चाहिए। पहुँचने का तरीका जैसे कि आपको बता दिया गया है और कि आसान सा तरीका है, कोई आपने ज़्यादा मुश्किल में नहीं आना है, सिर्फ आपने जस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी है और अदालत जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीट किया है, जो भी आपके साथ किया, आप उसके बारे में लिख कर आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा हसन साहब कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज़ परचेज़ की किसी दुकान से, फ्रूट ख़रीदा मिसाल के तौर पे, उसकी कीमत उसने ज़्यादा दी, वैसे तो कमिश्नर कराची भी बैठे हैं प्राइस कंट्रोल के लिए, लेकिन मैं उसको अदालत बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें वो रसीद नहीं देता। ओवरऑल ही देख लें इसको, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना सर्टिफिकेट अपनी शॉप में प्लेस ऑफ बिजनेस में नुमाया करेगा, प्रेजेंट करेगा, उसको लगाएगा। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसको आप कानून के जब दायरे में लेकर आएंगे, सरकारी उससे वसाइल से, कोई डिपार्टमेंट में जाके या कोर्ट में जाके, तो उसको थोड़ा लाना उसको कटहरे में मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एड्रेस नहीं होगा। हो सकता है वो एक जगह से शॉप बंद करके दूसरी जगह चला जाए, तीसरी जगह, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि जब भी आप कारोबार लेन देन करें तो कंपनी अकाउंट में करें। वही बुनियादी बात जो करें, ऐसे बंदे को देखें कि उसके पास लाइसेंस याफ्ता है कि नहीं। मिसाल ले लें आप, जैसे अगर आप कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा रजिस्टर्ड है? वो उनके जो जगह है, काउंटर्स बने हुए वहाँ, वो अब तो FBR का सर्टिफिकेट, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सर्टिफिकेट विजिबल कर रहे हैं वो लोग, और उनके पास जो लेबर सर्टिफिकेट है सब उनके पास प्रेजेंट होता है। मगर हाँ, वही चीज़ अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर से ले लेते हैं तो जारी बात है, आप उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको आपको कटहरे में लाना बड़ा मुश्किल है। नोटिस आपको उसको पहली अव्वल तो ये नोटिस करना ही आपको मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रूट वेंडर हैं जिनकी शॉप्स हैं, दूध वाले हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकायदा एक शॉप्स बना के बैठे हुए हैं आजकल तो। और लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि ऐसी जगह से परचेस करें कि जहाँ रसीद मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनी है उनको कम से कम इस तरफ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास ही ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस का भी इदारा है जो कि इन्हीं डायरेक्टर जनरल साहब के अंडर ही आता है। तो उनको चाहिए कम से कम इन दुकानदारों को पाबंद करें कि अगर कंज्यूमर को आप रिसीप्ट, इनवाइस या रसीद नहीं देते तो उनको जुर्माने करने चाहिए, ताकि कम से कम इस चीज़ पर पाबंद किया जाए कि जो भी चीज़ आपसे सेल की जा रही है आपकी दुकान की रसीद होनी चाहिए। जस्ट एक छोटी सी मेमो टाइप की पर्ची होती है वो ना दें। अच्छा, आपने अभी पिछले दिनों नोटिस भी किया होगा 2-3 सालों से बड़ी एक वीडियोस आ रही हैं कि लोग जा के वो जो रेस्टोरेंट्स वकील साहब ने तो काफ़ी उस पर काम किया है, रेस्टोरेंट्स में जाके और दीगर ब्रांड आउटलेट्स में जाके वो जस्ट वो इशू रेस करते, देखें ऐसे टैक्स नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं है, इसमें टैक्स नहीं कटा हुआ, मुझसे इतना % टैक्स क्यों लिया गया, इतना % लोग तो टैक्स की डिबेट में आ गए हैं। तो देखें, इनवॉइस तो बुनियादी चीज़ है। अगर कोई पैसे मांग रहा है आपसे तो आप इनवॉइस लेने के पाबंद भी हैं और इनवॉइस देने का पाबंद भी है, वो जिसमें टैक्स कटा हुआ हो, बाकायदा वो कोई पक्की इनवॉइस हो, एक रजिस्टर वाली इनवॉइस ना हो। बिल्कुल ठीक, तो ये है। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब, बहुत बहुत अच्छा है कि फ्रॉड धोखा के लिए FIA के पास जा सकते हैं, कुछ तरीका समझा दें, कोई नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो साइबर क्राइम एजेंसी है कराची में ऑफिस है इनका, गुलशन जौहर में, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन इनके फॉर्म मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप सर्च कर लें गूगल पे। जो पहला रिजल्ट आएगा वो इनकी FIA की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाए, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल लिखें अपनी शनाख्ती का, नीचे जो आपके साथ मुद्दा हुआ है वो उसमें बयान करें। उसके बाद वो उनकी वेरिफिकेशन एक स्टेज आ जाती है जब कंप्लेंट फाइल होती है। वेरिफिकेशन के बाद वो आपको बुला लेते हैं, आपके तमाम एविडेंसेस पहले देखते हैं, उसको जो है ना फिर वो देखने के बाद कंसर्न, अगर वो बेहतर समझते हैं तो कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर मार्क कर देते हैं। जब वो इंक्वायरी ऑफिसर मार्क हो जाता है तो वो आपसे रब्ता करता है। रब्ता करने के बाद वो फर्दर उसकी वेरिफिकेशन करता है, डॉक्यूमेंट फिजिकली देखेगा, चीज़ें फिजिकली देखेगा, फिर अदर पार्टी को नोटिस करेगा। और नोटिस जब उसने कर दिया तो यानी कि ऑफेंस हुआ है। अब बंदे ने आके ये डिफेंस देना है कि हाँ ये हुआ था, नहीं हुआ था, मैं इसको जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, ये चीज़ें उसने, और वो सारी चीज़ें 90 डेज़ के अंदर कंक्लूड होनी है। बैंक को लेटर लिखने हैं, किसी को भी वेरिफिकेशन करनी है, ये सारा काम 90 डेज़ के अंदर करना है। और अगर 90 डेज़ के अंदर, आपने तो 3 दिन बोला थे ना, या 90 डेज़ का टाइम दिया गया और 90 डेज़ में ये सब नहीं हो रहा है तो एक पूरी गलती इंक्वायरी ऑफिसर की है, कुछ गलती आपकी है कि आप उससे कुछ मांग ही नहीं रहे कि आपने अभी तक किया क्या है 90 डेज़ में इस केस में, या आप इसको 3 साल में ले जाना चाहते हैं। चलिए जी, एक और सवाल है कि नहीं, सवाल नहीं है बल्कि ये लिखा गया आज के प्रोग्राम से क्लियर हो गया कि शिकवे शिकायत छोड़ें और अपने हकूक़ के लिए दुरुस्त दरवाज़ा खटखटाएं। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल यही है। और जो आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। आप कोई चीज़ ख़रीदें तो आपके पास इनवॉइस होने चाहिए, जिस भी दुकान से लें कंप्यूटराइज लें। और कोई भी फ़ोन कॉल आ जाए किसी किस्म की, कोई आपको व्हाट्सएप पे किसी किस्म का मैसेज आ जाए, उसकी वेरिफिकेशन करें और ऐसे किसी को पैसे ना लगाएं। पैसे लगाने में हमेशा एहतियात बरतें और बिल्कुल लास्ट स्टेज में पैसे लगाएं, क्योंकि एक दफ़ा पैसे चले गए तो फिर पता है आपको कि फिर इंक्वायरी और सब में पड़ जाएंगे आप, और फिर आपकी इंक्वायरी होती है, नहीं होती, विद इन टाइम होती है नहीं, फिर आपके दूसरे के रहमो करम पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जी। कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? जी मैं ठीक ठाक। कौन, कहाँ से? जी मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, मैं शकील भाई, मैं किराए के घर पे रहती हूँ, हर महीने किराया 5,000 देती हूँ ना, लेकिन वो रसीद मुझे देता नहीं है, बच्चे भी या किसी कागज से 5,000 लिखकर है दे देता है। अब इसका भी मैं, आप बताए, मैं रसीद तो मांगती हुए नहीं, और बिल अगर मैं बिल बिजली गैस के बिल मैं भर रही हूँ, अब अगर बिल भर लो मेरे पास जमा करवाओ। अब ये तरीका सही है गलत है? मैं तो नहीं, बिल तो मैं अपने पास ही रख रही हूँ, नहीं भर रही है, मैं करेगा, मैं आपको क्यों लूँ? बाकी के रसीद का मसले के रसीद गत्ते में लिख के देते, ये सही है गलत? ये मैं आप मुझे मेरा वकील भाई से पूछ के बता दें। जी जी, आप जवाब सुनिएगा भी। थैंक यू जी। बेहतर तो ये है कि रिसीविंग ले लें साइन के साथ। देखें, एग्रीमेंट कॉपी तो इनके पास पड़ी होगी, उसमें मालिक के साइन भी होंगे, वही सारा एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। वो जब भी लेके जाएं, जिस महीने की तारीख में लेके जाएं, तारीख लिखें, आगे पे अमाउंट लिखें, उन्हीं के हाथ से अमाउंट लिखवा दें, हैंड राइटिंग भी उन्हीं की होगी, आगे छोटा सा साइन करा दें। रसीद का मतलब ये नहीं है, तो आपका प्राइवेट लेन देन का मामला, रसीद का मतलब, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं,
तो लेन देन का मामला है तो एक सादा सा रजिस्टर एक मेंटेन कर लें, उसमें आप रिसीविंग करवा लें, अदरवाइज़ उनको अकाउंट में दे दें। एक और तरीका ये है कि आपने जब उनको पेमेंट दे दी व्हाट्सएप में उनसे किसी किस्म की कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट करा देंगे, देखिए यहाँ पेमेंट मिल गई है जी, बिल्कुल मिल गई है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ज़फ़री हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़फ़र गार्डन से, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसके अलावा राना इमरान राजपूत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने गैस का बिल भरा 15,000 रुपये दुकान पर, जहां पर बिल जमा हो जाते हैं मोहल्ले में, वो दुकानदार सबको बिल लेकर फरार हो गया, कंपनी को नहीं भरा, क्या किया जाए? देखिए वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो नहीं, जिस दुकानदार के अगर जिस भी वेंडर की उसने पेमेंट ली है, उसने उसको उस इदारे ने पाबंद किया होगा, इजी पैसा का या जो भी टेलीनॉर यूफोन जो भी किसी किस्म का कंसर्न होगा, तो उसने उसको ऑथोराइज किया होगा। आपने कंपनी को पेमेंट हैंड ओवर कर दी। लेट से एचबीएल के पास में गया या किसी भी बैंक के पास में गया, बैंक ने मुझे रिसिप्ट दी, उसने मुझे स्टैम्प करके दे दिया कि आपकी पेमेंट आ गई। अब मैं उनको बोलता हूँ मेरे पास एसएमएस नहीं आया, वो कह रहे सर थोड़ी देर में एसएमएस आ जाएगा। आप बाहर आ जाते हैं कि आप उस कंसर्न बैंक ब्रांच में गए थे या पीछे उसके एजेंट के पास गए थे, रिप्रेजेंटेटिव के पास गए थे। अगर उधर गए तो वो कंसर्न इदारे को जो भी है, अगर वो बैंक की सूरत में, तो आप मुतसिब के पास भी जा सकते हैं, और भी स्टेट बैंक और भी दीगर गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके पास भी जा सकते हैं कोर्ट। बहरहाल जिम्मेदारी जो है ना वो एजेंट की जो आती है वो आती है उसके मास्टर पे, यानी कि कंपनी पे, ऑथराइजेशन पे। बिल्कुल जनाब, जिम्मेदारी बेसिकली आती कंपनी पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने मोहल्ले में एक दुकान बनी है और वो कहता है कि जब मैं बिजली के बिल ले लेता हूँ, स्टैंप लगा के देता हूँ, कुछ अर्सा वो एतमाद बहाल करता है, उसके बाद होता क्या है कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है, और ये आज से नहीं हो रहा, कई साल से हो चुका है। और इस फ्रॉड की नज़र मैं भी एक मरतबा हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ 3,000 कुछ रुपए का बिल था, ये कोई 4-5 साल पुरानी बात है, और फिर उसके बाद खैर मेरी ना सिर्फ पेमेंट वापस की गई, मैंने डबल पेमेंट वापस ली थी। लेकिन अब आपने सिर्फ यहाँ देखना है कि वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, सारा कहानी आके इधर ख़त्म हो जाती है कि अगर वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है, आपने उसकी ड्यू वेरिफिकेशन नहीं की। या आप दुकान वाले से पूछ सकते हैं, अगर आप ऑथोराइज है, कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई बोर्ड लगा होगा, खुल के काम कर रहा होगा, या किसी किस्म की कंपनी से उसको ऑथराइजेशन मिली होगी। बल्कि इजी पैसा के भी अगर आप वेंडर्स देखें ना, उनकी वेबसाइट में लिस्टेड है, यही हमारे ऑफिशियल वेंडर्स है। तो बहरहाल क्रिस्टल क्लियर है हर चीज़। बिल्कुल जी, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन बात यह है कि आप और हम क्लियर नहीं है, और जब तक हम और आप क्लियर नहीं होंगे, हमें जब तक क्लियर होना होगा, निज़ाम ख़राब करने में भी कहीं ना कहीं हम अपना किरदार अदा करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स इसी चीज़ के लिए बनी है कि अगर कहीं आपके साथ धोखा, फ्रॉड या कोई चीट होती है बहसियत सारिफ, तो आपको इस अदालत से रब्ता करना चाहिए, और जब इस अदालत से आप रब्ता करते हैं तो आप खुद दरख्वास्त दे सकते हैं, और सेक्शन 29(1) के तहत आप ये एप्लीकेशन देते हैं जो आप अपने घर से कोरियर कर सकते हैं उस कंपनी को, उस इदारे को, उस इंडिविजुअल को जिसने आपके साथ फ्रॉड किया। लेकिन उसका एविडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रसीद या इनवॉइस कि हाँ जी इसी से परचेस की है। बाकी सोशल मीडिया से जो चीज़ें परचेस की जाती हैं, अगर वो आपको रसीद नहीं देते या आपको कंफर्म नहीं करते तो आप वो चीज़ नहीं परचेस करनी चाहिए। और ख़ासकर अद्वियात परचेस करते वक्त ख्याल रखा करें कि क्या वो ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं, या अगर कोई और अदारा है तो वो किसी कंसर्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको अवेयर करना, आपको ये बताना कि आपका पैसा बहुत अहम होता है, जिसको आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कोताही की वजह से वो पैसा आपका ज़ाया हो जाता है। क्या कहेंगे जाते जाते, क्या पैगाम देंगे आप हमको? बस शकील साहब वही आखिरी आपकी बात वहाँ कंप्लीट कर देते हैं। देखें दुकान वाले के साथ जो वो फ्रॉड हुआ किसी किस्म की, तो देखें पुलिस स्टेशन में भी इसकी एप्लीकेशन दें, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, और 415 से लेके 420 तक जो फ्रॉड और चीटिंग की जो दफ़ाएं हैं वो लगेंगी। तो लिहाजा हर चीज़ का हल कंज्यूमर कोर्ट ही नहीं, कहीं जो है ना आपने एफआई की तरफ जाना है, कहीं लोकल पुलिस जुरिस्डिक्शन की तरफ आपने जाना है। और बहरहाल सबसे एक एहतियात बरतें, पेमेंट आप किसी को ना लगाएं, जो भी आप किसी को पेमेंट दें इनवॉइस लें, ये तहकीक कर लें कि कल को अगर ये पेमेंट आपकी लेके चला गया तो आप रिकवर कैसे करेंगे। हमेशा इस बात का आप ख्याल रखें पेमेंट देते वक्त, तो सारे मसले मेरे ख्याल से हल ना हो, 70% 60% तो हल हो ही जाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर किसी सही दरवाजे को नॉक करेंगे तो आप अंदर से निकलने वाला भी आपका जानने वाला ही होगा, लेकिन अगर आप पैसा गलत जगह लगा देंगे तो डेफिनेटली वो पैसा भी आपका डूब जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम कैसे लगा और इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कल हाज़िर होते एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इशू के साथ। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।